हर दिन है कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है रसप्रिया। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। यह कहानी 1959 में ठुमरी संग्रह में आई थी। उसके पहले धर्मवीर भारती के संपादन में 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। आवाज प्रज्ञा पांडे की। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों मैदानों बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? है? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ। नहीं, तुमने कैसे? तुमने कहाँ सुना? बेटा कहते कहते रुक गया। परमानपुर में एक बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले बुड्ढे को घेर कर, मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा, इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक 2-2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला था, क्यों, ठीक है ना बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े थे। लेकिन इस घटना के बाद भी कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा होती है। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे? बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अधपगला है। कौन इससे पार पाए? उसने दूर मैदान में चरते हुए बैलों की ओर देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन तो बंधा हुआ ही है। कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है वह। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिस्र के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथरई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है, निर्लज्जता है, और थेथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धातिंग धातिंग भी बड़ी मुश्किल से बजाता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाथी से जैसे आवाज निकलती है, वैसी ही आवाज, सोए सोए। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्पतिया मंडली की बुलाहट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफी यश कमाया है। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला। रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ न मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा, सुनाऊंगा। पहले बताओ किसने? हे मोहना, बैल भागे, एक चरवाहा चिल्लाया। रे मोहना, पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा है। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है बार बार। खटमिठाल पाट। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूं, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने उलटकर देखा भी नहीं। रसप्रिया।
विदापत नाच वाले रसपिरिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोथी की। विदापत नाच वालों ने गा गाकर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झरजामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी। ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है। 5 साल पहले तक लोगों के दिल में उल्लास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वे गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। हा रे हल जोते हलवाहा भैया रे, खुरपी रे चलावे मजदूर, यही पंथे धनी मोरा है रूसली। खेतों में काम करते हलवाहों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में। उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी भरी। टी टिह। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया है। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लगी। मोहन के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में ही उसकी जिंदगी के अधिकांश दिन बीते हैं। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसा लड़की मुहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिलाम में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली पर मुलगैन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजाकर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना? मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना? छोटी चंपा जैसी सूरत है। पंचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मूलगैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाते हुए वह गाता था, नाचता था। एक सप्ताह में ही नया लड़का भावरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेटकर वह फुसलाता। किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है। इतनी मार लगी थी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक है। रसपिरिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? मोहना न जाने कब लौट आया। मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकटकी लगाकर देखने लगा।
यह गुणवान मर रहा है। धीरे धीरे तिल तिल कर वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोज्यान्नों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती। मृदंगिया अपने साथ नमक सुलेमानी, चानमार पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई है। दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट में तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पतले पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। आओ खा लो बेटा, रसपिरिया नहीं सुनोगे? माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न। नहीं, मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है। उसकी आंखें फिर सजल हो जाती हैं। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बच्चों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा, अपना पराया। अब तो सब अपने हैं, सब पराए। मोहना, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा, तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, हे साला, मारेंगे वह तमाचा कि गाली देते हो? मोना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिंकारी भरी, टिंग टिंग टिंग। मोहना। मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो। भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसपिरिया सुना दूंगा। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी है। टिही टिही टिही। मोहना डर गया। एक डग, दो डग दे दौड़, वह भागा। 1 बीघा जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसपिरिया बजाते समय? है? कौन है यह लड़का? कौन है यह मोहना? रमपतिया भी कहती थी डायन ने बाण मार दिया है। मोहना ने जाते जाते चिल्ला कर कहा, करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन है यह मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर कांपने लगा। उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। सुबह शोभा मिश्र के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहन डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीख कर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बात उसे याद है। सोनमा ने तो गाली ही दी थी।
गुरुगिरी करता है चुट्टा। रमपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट जाए। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहले पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा, किछु नाही मानय बाधा। मृदंगिया मूल गैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग थमा दिया था। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद जब गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रमपतिया के चुमौना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया और कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूलगैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई थी। रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया था, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया, पांचू चुप रहो। उसी रात रसपिरिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परबेस का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परबेस के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ए साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसपिरिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दाहिने पूरे पर लावा फरही फूटने लगे और तल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा भी नहीं करते हैं। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम किया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धातिंग धातिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन 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 मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रमपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो। मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ज़रूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पूछते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपनी छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, टिम टिम हिंक। ए साला, उसने चील को गाली दी। तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। धीरनग 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 धिनता। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गई। अकी हे हा 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 हा। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन नव नव तरुगन नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं ही मृदंग के पूरे पर थिरकने लगीं। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहाँ जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है। हम तो समझते थे कहीं मर खप गया।
रसप्रिया की सुरीली रागिनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ी के उस पार कौन है? कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला, इस जमाने में रसप्रिया का रसिक? झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! नहीं वह नयनक नीर आहो पललि बहे ताहि तीर ताहि तीर। मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंग के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थीं और उसकी उंगलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही थीं। 40 वर्ष का अधपागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रहकर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धड़ता, फोय फोय सोय सोय, धीर नाग धिनता, दुहु रस मय तनु गुने नहीं और, लागल दुहुक न भागे जोर। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वह बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी! मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां, उफ! मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल! किससे सीखे? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे बहुत याद है, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खा लो। मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है। और तुम नौकरी करते हो? किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया उसका घर सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है, कमलपुर। कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं? मृदंगिया कुछ देर तक चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना की माँ। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? हाँ। और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफ़ेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में ना बोल ना आंख में लोर। मंडली में गठरी ढोता था। बिना पैसा का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों के खोल कर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? क्या है? लोट? हाँ, नोट है। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया है? 10 टकिया? जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया है? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, फिर फुसफुसा कर बोला, मोहना बेटा, फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना। खट्ट मिठा परहेज करना, गर्म पानी ज़रूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख ले, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसके होठों की कालिख और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार,
पर उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ बांध ले, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं है बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। माँ, खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला, नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। मैं महाभिखारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उसका दूध पीना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। रे मोहना, रे, बैल कहाँ है रे? तुम्हारी माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना रे, हे। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया, मोहना जानता है। माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। वह चुप रहा। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसपिरिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो, मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसपिरिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन, ससुरार जड़वे हो रामा, कि आहो रामा, नैहरा में अगिया लगायब रे की। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया, हाँ, वह आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसपिरिया गाया है। कहता था, इतना शुद्ध रसपिरिया कौन गा सकता है आजकल? उसकी उंगली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती है। बेईमान है, गुरदरोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ कभी गया। 10 दुआरी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल, उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो, गुनी आदमी के साथ रसपिरिया। चुप, रसपिरिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह, और जब खुश होती है तो गाय की तरह हुंकारती आएगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश, तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज़ आई, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। ताधिंग ताधिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग धातिंग। मृदंगिया और कुछ बोलता था बेटा? मोहना की माँ आगे कुछ बोल न सकी। कहता था, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा।